नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का मेरा विषय है शैक्षिक तकनीकी एमए शिक्षा पूर्व और आज का मेरा टॉपिक है संप्रेषण एवं संप्रेषण के सिद्धांत पार्ट 1। तो सबसे पहले देखते हैं संप्रेषण की प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। संप्रेषण हमारे जीवन का अति महत्वपूर्ण पहलू है। संप्रेषण के बिना जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। साधारण बोलचाल की भाषा में एक दूसरे से बातचीत करने की क्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण की गई सूचना का जवाब आने पर ही या संप्रेषण का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन के रूप में दृष्टिगोचर होने पर ही संप्रेषण क्रिया का पूर्ण माना जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि संप्रेषण एक विस्तृत क्षेत्र है। संप्रेषण कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, सूचनाओं, भावनाओं और संदेशों का आदान प्रदान करने की एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। लैटिन शब्द से बना हुआ यह शब्द तथ्यों को सामान्य कॉमन बनाने का माध्यम है। यह मौखिक, लिखित या सांकेतिक हो सकता है, जो आपसी समझ या अंडरस्टैंडिंग के लिए आवश्यक है। अब हम देखते हैं संप्रेषण की संकल्पना, कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्याय है। उसका लैटिन में कम्युनिस शब्द से उत्पत्ति हुई है या इसे कम्युनिकेयर भी कहा जाता है। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, तथ्यों, अनुभूतियों तथा प्रभावों का इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं जिससे कि उनमें प्रत्येक संदेश का अर्थ, उद्देश्य, उपयोग समान रूप से ग्रहण कर सकें। प्रतीकों के उपयोग से अर्थ प्राप्त करने की यह एक गतिशील और अनोखी प्रक्रिया है। संप्रेषण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों, समूहों के बीच यह आदान प्रदान संभव होता है, जिसका उद्देश्य समझ विकसित करना और पारंपरिक प्रभाव डालना है। यह एक गतिशील द्विमार्गीय प्रक्रिया है जिसमें कूट संकेतक माध्यम, मौखिक, लिखित, विकूट संकेतन और प्रतिक्रिया शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं संप्रेषण के तत्व, एलिमेंट्स अपकमिंग एक्शन। संप्रेषण के लिए हमेशा 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला स्रोत प्रवर्तक संप्रेषण, दूसरा है संदेश कथ्य, तीसरा है गंतव्य ग्राहक संप्रेषण। तो सबसे पहले देखते हैं स्रोत प्रवर्तक संप्रेषण। संप्रेषण स्रोत के द्वारा संदेश भेजा जाता है। यह स्रोत व्यक्ति, समाचार पत्र का, प्रकाशन गृह का हो सकता है। शिक्षक कक्षा में जब पढ़ाता है तब वह व्याख्यान देता है, शामपट पर लिखता है, चित्र बनाता है। इन सभी स्थितियों में भी संप्रेषण के स्रोत कार्य रूप दिखते हैं। इसके बाद है संदेश, इसके बाद है संदेश मैसेज। संदेश लिखित अक्षर में, ध्वनि में, प्रकाश तरंगों के रूप में अथवा अन्य प्रतीकों के रूप में हो सकता है जिसका अर्थ पूर्ण विवेचन किया जा सके, जैसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना। भाषा का प्रयोग भी शाब्दिक प्रतीकों में ही संकेत भेजने हेतु किया जाता है। फिर है तीसरा गंतव्य ग्राहक संप्रेषण। संदेश सुनकर, देखकर, पढ़कर एवं अन्य इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। भाषा सुनने वाले श्रोता, समाचार पत्र में पढ़ने वाले व्यक्ति, क्रिकेट मैच अथवा सिनेमा देखने वाले दर्शक हो सकते हैं। इन्हें ग्राहक संप्रेषण भी कहा जाता है। अब है संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है शाब्दिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक संप्रेषण को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। उसमें से पहला है मौखिक संप्रेषण, ओरल कम्युनिकेशन, और दूसरा है लिखित संप्रेषण, रिटन कम्युनिकेशन। इस प्रकार अशाब्दिक संप्रेषण के भी 5 प्रकार हैं, जिसमें पहला है ध्वनि संकेत, साउंड सिंबल, दूसरा है दृष्टि संकेत, आई सिंबल, तीसरा है स्पर्श संकेत, टच कॉन्टेक्ट, और फिर है गंध, सेंस ऑफ स्मेल, फिर है स्वाद, सेंस ऑफ टेस्ट। तो हम इसका एक एक करके वर्णन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शाब्दिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन।
शाब्दिक संप्रेषण के प्रकारों को निम्नलिखित रूप से समझाया जा सकता है। शाब्दिक संप्रेषण शब्दों के माध्यम से दिया जाता है। इस प्रकार के संप्रेषण के लिए लिखित या मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण के लिए संप्रेषक तथा संप्रेषी को उसी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है जिस भाषा में संप्रेषण किया जा रहा है, अन्यथा संप्रेषण संभव नहीं हो सकता। दूसरा है मौखिक संप्रेषण, ओरल कम्युनिकेशन। जो संप्रेषण मुंह से बोलकर किया जाता है वह मौखिक संप्रेषण कहलाता है। इस प्रकार के संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि संप्रेषक तथा संप्रेषी आमने सामने हो या इतने निकट हो कि वे एक दूसरे को सुन सके एवं सुना सके। मौखिक संप्रेषण में हम बातचीत करना, विचार विमर्श करना, वार्ता करना, भाषण देना, प्रश्नोत्तरी, एक दूसरे से अपनी बातचीत कहना आदि के द्वारा सूचना को आदान प्रदान करते हैं। मौखिक संप्रेषण के लिए सामान्यतः दो नीतियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है सतत गत्यात्मक संप्रेषण, कंटिन्यूअस डायनेमिक कम्युनिकेशन। दूसरा है ह्यूरिस्टिक संप्रेषण, ह्यूरिस्टिक कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं लिखित संप्रेषण, रिटन कम्युनिकेशन। इस प्रकार के संप्रेषण में संदेश प्रेषक संप्रेषण प्रक्रिया में उपस्थित नहीं रहता, परंतु संदेश इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि कूट अनुवादक लेखक की भावना को समझकर अर्थ लगा लेते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण के लिए किसी भाषा, कूट, संकेत या सामान्य संकेतों का प्रयोग किया जाता है। कुछ लिखित संकेत इतने सामान्य या परिचित होते हैं कि जिन्हें देखकर ही हम कोई सूचना प्राप्त कर लेते हैं। पत्र, नोटिस बोर्ड, समाचार पत्र आदि लिखित संप्रेषण में ही आते हैं। यदि संप्रेषण की विषय वस्तु ऐसी है जिसे खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए एल्गोरिदम का प्रयोग ठीक रहता है। यदि संप्रेषित की जाने वाली विषय वस्तु निदानात्मक या उपचारात्मक प्रवृत्ति की है, तो उसके लिए निर्णय तालिका नीति का प्रयोग किया जाना उपयुक्त होता है। अब है अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत छोटे छोटे समूह होते हैं जिसमें वाणी संकेत, चक्षु संपर्क, मुख्य मुद्राएं एवं संपर्क आदि होते हैं, जिनका सामान्य परिचय इस प्रकार से है। पहला देखते हैं वाणी संकेत। वाणी संकेत के अंतर्गत चिंतन एवं भावनाओं के का संप्रेषण होता है। दूसरा है चक्षु संपर्क। इसमें चक्षु तथा शारीरिक हाव भाव द्वारा कुशलता पूर्वक संप्रेषण किया जाता है। कक्षा में शिक्षक द्वारा चक्षु संपर्क से बालक की मानसिक स्थिति का अनुमान लगा लिया जाता है। फिर है स्पर्श संपर्क। इसके अंतर्गत ब्रेल लिपि द्वारा स्पर्श करके तथा श्रवण व वाणी को आधार बनाया जाता है। दृष्टिहीन व्यक्ति दृश्य जगत की परिस्थितियों में संप्रेषण कर लेता है। फिर है गंध संपर्क। गंध भी संप्रेषण करती है। चख कर, सूंघ कर, स्वाद के माध्यम से भी बहुत सी चीजों को हम संप्रेषण के माध्यम से कर सकते हैं। अब है गंध संपर्क। गंध भी संप्रेषण करती है। चख कर, सूंघ कर या स्वाद के माध्यम से संप्रेषण प्राप्त किया जा सकता है। इसमें शब्दों का उपयोग किए बिना सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जो भावनाओं और अर्थ को संप्रेषित करने के लिए शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों के संपर्क, आवाज के लहजे, संपर्क, शारीरिक दूरी और पहनावे का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा भी अशाब्दिक संचार के कुछ मुख्य प्रकार हो सकते हैं, जिसमें से है शारीरिक गतिविधियां। इसमें चेहरे के हाव भाव, मुस्कुराहट, भौंवे उठाना, आंखें मिलाना, इशारा करना, शरीर की मुद्रा आदि दिखाया जा सकता है। फिर है स्पर्श, हाथ मिलाना, कंधे पर हाथ थपथपाना या गले लगना जैसे स्पर्श के माध्यम से भी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद है पराभाषा। यह बात करने के तरीका से संबंधित है, जैसे आवाज की पिच, ऊंची नीची, गति, वॉल्यूम, उच्चारण आदि से भी यह संभव होता है। फिर है स्थान। बातचीत के दौरान व्यक्तियों के बीच की शारीरिक दूरी कम हो जाती है। फिर है समय। समय का प्रबंधन और उपयोग, जैसे समय की पाबंदी या किसी का इंतजार करना। फिर है कलाकृतियां। व्यक्तिगत रूप से उपयोग किए जाने वाले चीजें जैसे कपड़े, गहने, हेयर स्टाइल और मेकअप आदि से भी व्यक्तित्व को
जाना पहचाना जा सकता है। फिर है शारीरिक विशेषताएं, बालों का रंग, शारीरिक बनावट, पहनावा आदि इसके अंतर्गत आता है। फिर है वातावरण, किसी स्थान की सजावट, प्रकाश या शोर जो संचार को प्रभावित करता है। इनमें से सबसे सामान्य प्रकार की जो संप्रेषण है वो शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव और आवाज का लहजा है, जो शब्दों के साथ या उनके बिना भी संदेश का अर्थ बताते हैं। अब है संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण की प्रमुख विशेषताएं कुछ निम्न प्रकार से हैं। संप्रेषण में दो प्रकार के विशेषताएं हैं, एक संदेश देने वाला और दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला। उसके बाद है संचार में विचारों, भावनाओं तथा तथ्यों का पारंपरिक आदान प्रदान होता है। संप्रेषण में केवल विचारों का आदान प्रदान ही नहीं, बल्कि संप्रेषण की बातचीत प्रेषक तक उस अर्थ में जिस अर्थ में वह चाहता है पहुंचाया जाता है, वही प्रॉपर संप्रेषण होता है। यह संप्रेषण के साधना से भिन्न होता है। फिर है संप्रेषण में शिष्टता एवं नम्रता का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है संप्रेषण अनुकूल वातावरण में ही किया जाता है। फिर है संप्रेषण में जो भी कथन कहा जाता है वह स्पष्ट, संक्षिप्त तथा पूर्ण होता है। फिर है संप्रेषण में प्राप्तकर्ता के स्वभाव एवं मानसिक एवं बौद्धिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद है संप्रेषण उपयुक्त माध्यम से किया जाता है। संप्रेषण में संदेश भेजने वाला अच्छा श्रोता होता है। इसके बाद है संप्रेषण का अनुवर्तन होना आवश्यक है। इसके अलावा संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें एक संदेश भेजने वाला होता है और दूसरा प्राप्त करने वाला होता है। इसके अलावा संप्रेषण जो है यह सतत प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो किसी भी संगठन या जीवन में लगातार उपयोग में लाई जाती है। फिर है द्विपक्षीय प्रक्रिया, इसमें न केवल सूचना भेजना बल्कि प्राप्तकर्ता द्वारा उसे समझकर फीडबैक देना अनिवार्य है। फिर है विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान। इसका उद्देश्य संदेश, सूचना, आदेश, निर्देश, भावनाओं को साझा करना होता है। फिर है प्रतीक या माध्यम का प्रयोग। संप्रेषण के लिए भाषा, शब्दों, संकेतों का हाव भाव का उपयोग किया जाता है। अब है उद्देश्यपूर्ण। हर संप्रेषण के पीछे कोई न कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है, जैसे सूचित करना, सलाह देना या समझाना। फिर है प्रेरित या प्रभावशाली। प्रभाव संप्रेषण में संदेश प्राप्तकर्ता को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। फिर है संदर्भ। संप्रेषण हमेशा किसी न किसी संदर्भ में होता है जो स्थान, समय और व्यक्तियों के अनुसार बदलता है। इसके बाद है स्पष्टता और संक्षिप्तता। एक अच्छा संप्रेषण स्पष्ट, संक्षिप्त और पूर्ण होता है। अब इसके बाद है प्रभावी संप्रेषण के बिंदु। प्रारंभिक संबोधन शब्द, एड्रेसिंग वर्ड। वक्तव्य के प्रारंभ में श्रोताओं की ओर मुस्कुराकर देखने के पश्चात वक्ता श्रोता हेतु संबोधन शब्दों का प्रयोग करता है। इन शब्दों के प्रयोग से संप्रेषण हेतु वातावरण तैयार होता है। उदाहरण के लिए अध्यक्ष महोदय, प्राचार्य जी, शिक्षकगण, विद्यार्थियों तथा मित्रों, भाइयों तथा बहनों। संबोधन शब्दों का प्रारंभ अध्यक्ष से करके वरिष्ठता के क्रम में अन्य लोगों का नाम लेना चाहिए। संबोधन शब्दों का प्रयोग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसमें सभी प्रकार के श्रोताओं का उल्लेख हो, क्योंकि ऐसा करने से सभी का ध्यान आकर्षित हो जाता है। इसकी प्रस्तावना भूमिका देखते हैं। व्याख्यान का प्रारंभ विषय की प्रस्तावना से किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रोताओं को जानकारी प्राप्त कराना तथा उन्हें विषय की ओर अग्रसर करना होता है। प्रस्तावना में वक्ता अपने वक्तव्य का मूल आधार प्रस्तुत करता है। यदि आप पूर्व में सुने गए व्याख्यानों को याद करके विचार करेंगे, तब यह पाएंगे कि वक्ता मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के भूमिकाओं का प्रयोग करता है।
पहला रोचक कहानियां, फिर है उदाहरण, फिर है किसी अवसर का संदर्भ। अब हम देखते हैं विराम। संप्रेषण के दौरान अध्यापक अथवा वक्ता जब कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, इस समय अंतराल को विराम कहते हैं। शब्दों, वाक्यों, विचारों के मध्य अंतराल के रूप में इसका प्रयोग होता है। जब अध्यापक बिना रुके लगातार बोलता चला जाता है, तब व्याख्यान चाहे कितना भी रोचक क्यों न हो, श्रोता उसे आत्मसात नहीं कर पाते। विराम का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित अवसरों पर किया जाता है। पहला है व्याख्यान के प्रारंभ में विद्यार्थियों की ओर मुस्कुराकर देखने के समय उसका ध्यान आकर्षित करने हेतु इसका उपयोग होता है। फिर है किसी महत्वपूर्ण विचार के पूर्व एवं पश्चात इसका उपयोग होता है। फिर है प्रश्न करने से पहले एवं प्रश्न करने के बाद। इसके बाद ऐसे वाक्य जिनके बाद श्रोताओं को हंसी आए, उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। किसी नए समय शब्द के प्रयोग के पश्चात भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं संकेत। यदि आप दो महिलाओं के संवाद को ध्यान से निरीक्षण करेंगे, तो यह मालूम होगा कि संप्रेषण हेतु भाषा के प्रयोग के साथ ही साथ सिर हिलाना और शरीर की और दूसरी स्थितियों को भी ध्यान देना आवश्यक है। शरीर के अंगों का संप्रेषण हेतु उपयोग संकेतन कहलाता है। पुस्तकालय, अस्पतालों में वहां के कर्मचारी के मुंह में उंगली रखकर शांत रखने के लिए संकेत का उपयोग किया जाता है। यदि आप किसी बात से सहमत हैं या असहमत हैं, तब आप अपने सिर को ऊपर नीचे या दाएं बाएं ओर करके भी अपने संप्रेषण को दर्शा सकते हैं। संकेतों का उपयोग एकाकी और बोलने के साथ किया जाता है, क्योंकि कभी-कभी बोली गई बात का प्रभाव उतना नहीं होता जितना कि संकेत के साथ होता है। शाब्दिक संप्रेषण बोले गए शब्द एवं संकेतों द्वारा संप्रेषण के द्वारा निम्न जो संबंध है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। पहला, मुखाभिव्यक्ति, चेहरे की अभिव्यक्ति, भाव। संप्रेषण प्रक्रिया में चेहरे की विशिष्ट भूमिका रहती है। अन्य शाब्दिक संप्रेषण की सुस्पष्टता चेहरे के हाव-भाव से व्यक्त होती है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि बोलने के बाद यही प्राथमिक सूचनाओं का स्रोत है। चेहरे का संप्रेषण प्रक्रिया में कुछ निम्नलिखित भूमिकाएं रहती है। पहला है मानव की संवेगात्मक अवस्था को संप्रेषित करता है, जैसे हर्ष, शोक, क्रोध, भय, चिंता, निराशा आदि। इसके बाद दूसरा है वक्ता श्रोता की अभिव्यक्ति का पता चलता है, जैसे कि यदि श्रोता वक्तव्य सुनने में रुचि ले रहे हैं, तब चेहरे पर प्रसन्नता का भाव दिखता है। यदि उन्हें वक्तव्य से अरुचि हो, तब चेहरे पर तनाव नजर आता है। अतः चेहरे की अभिव्यक्ति से वक्ता श्रोताओं से फीडबैक प्राप्त करता है। चेहरे पर अवसर के अनुसार भाव आना आवश्यक है। जैसे पुरस्कार वितरण के समय चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। शोक के समय चेहरे पर दुख का भाव होना आवश्यक है। अब है ध्वनि विस्तार, प्रबलता। ध्वनि के अन्य घटकों की तुलना में ध्वनि विस्तार से हम अधिक परिचित हैं। दिन प्रतिदिन विभिन्न अवसरों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। एक ही वक्ता विभिन्न स्थानों तथा श्रोताओं की संख्या तथा विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार ध्वनि के विस्तार में परिवर्तन करके वक्तव्य देता है। ध्वनि विस्तार अनेक कारणों पर आश्रित होते हैं, जिनमें से कुछ निम्न बताए गए हैं। श्रोताओं की संख्या, कक्षा का आकार, कक्षा की ध्वनि संबंधी विशेषताएं, सामान्य शोर स्तर। अब देखते हैं स्वरमान। आवाज के उतार चढ़ाव को आवृत्ति स्वरमान कहते हैं। हम अपने परिचितों की आवाज सुनकर ही पहचान लेते हैं, क्योंकि उनके स्वरमान में अंतर होता है। आवृत्ति के द्वारा बोलने वाले के मनस्थिति का भी पता हमें चल जाता है। जैसे आहा, कैसा सुंदर आकाश है, जिसमें प्रसन्नता का भाव होता है, यह प्रसन्नता का प्रतीक है। उसके बाद है अरे, शेर आ रहा है, तो यह भय का प्रतीक है। उसके बाद है हाय, कितना दर्द है, यह दुख का प्रतीक है। स्वरमान के प्रभावी उपयोग और स्वरमान में परिवर्तनों से वक्ता को सही रूप का भाव, अर्थ एवं संप्रेषण करने में सहायता मिलती है।
यदि वक्ता विभिन्न आवाजों में उतार चढ़ाव का उपयोग करके बोलता है तो श्रोताओं की रुचि बनी रहती है। अब है गति दर। बोलने की गति संप्रेषण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह देखा गया है कि जब अध्यापक धीरे-धीरे बोलते हैं अथवा बहुत तेज गति से बोलते हैं, तब छात्र व्याख्यान में रुचि नहीं लेते। इसका मुख्य कारण है गति अधिक होने से छात्रों को अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है तथा उस बिंदु पर विचार करने का समय ही नहीं मिल पाता। फिर है धीमी गति होने से भी छात्र अन्य बातों पर विचार करने लगते हैं। अर्थात इन दोनों स्थितियों में भी संप्रेषण का प्रॉपर उपयोग नहीं हो पाता। अब है उच्चारण। संप्रेषण प्रभावी तभी हो सकता है जबकि शब्दों का उच्चारण सही प्रकार से किया जाए। संप्रेषण की प्रक्रिया में वक्ता निम्नलिखित अशुद्ध उच्चारों के कारण अपना प्रभाव छोड़ सकता है। अब है प्रतिस्थापन। जब एक अक्षर के स्थान पर अन्य अक्षर का प्रभाव हो, जैसे पकड़ के स्थान पर पतड़ का प्रयोग हो गया हो, या फिर लैंप के स्थान पर एम्प का उपयोग हो गया हो, या फिर वन के स्थान पर बन का प्रयोग हो गया हो। अब हम देखते हैं विलोपन। जब शब्द में किसी अक्षर का प्रयोग न किया जाए, जैसे स्वास्थ्य के स्थान पर स्वास्थ्य का प्रयोग, परवाह के स्थान पर परवाह का प्रयोग, स्टेशन के स्थान पर टेशन का प्रयोग। अब है संवर्धन आयाम। जब शब्द में किसी अन्य अक्षर को मिलाकर प्रयोग किया जाए, जैसे स्कूल के स्थान पर स्कूल का प्रयोग, किसान के स्थान पर किरसान का प्रयोग, स्मारण के स्थान पर स्मारक का प्रयोग, इस तरह से। अब है भाषा, लैंग्वेज। भाषा मानव संप्रेषण का उपकरण है। यह शाब्दिक ध्वनियों द्वारा निर्मित होती है। यदि कोई शब्द ध्वनि सही उत्पन्न नहीं की गई है, तब सुनने वाला उसका मतलब अलग ही निकाल लेता है। अब है भाषा के प्रभावी उपयोग हेतु सामान्य सुझाव। पहला सुझाव है उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें श्रोता भलीभांति परिचित हो, जैसे चलचित्र के स्थान पर सिनेमा और चिकित्सालय के स्थान पर अस्पताल का प्रयोग हो। दूसरा है वे शब्द जो वक्ता के मंतव्य को संप्रेषित ना कर सके, उसका प्रयोग करना चाहिए। फिर है जैसे थोड़ा सा वक्त, अक्सर, शायद, संभवतः, विश्वासपात्र, बहादुरी, इनका प्रयोग जैसे वक्ता अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग करता है। फिर है लंबे शब्दों के स्थान पर छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें श्रोताओं का ध्यान बना रहता है। फिर है वाक्यों की लंबाई बहुत ही अधिक नहीं होनी चाहिए तथा लंबे और छोटे वाक्यों का मिला जुला कर प्रयोग करना चाहिए। अब है समापन, उपसंहार। वक्तव्य के अंत में उसका समापन भी किया जाना चाहिए। वक्तव्य के अनुसार समापन का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित दो बातों पर किया जाता है। पहला है श्रोताओं को वांछित निर्णय लेने हेतु अभिप्रेरित करना। दूसरा है संपूर्ण वक्तव्य के मूल बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना, जिससे कि श्रोता वक्तव्य के सार को याद रख सके। समापन हेतु निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से कुछ प्रस्तावना के रूप में ही है। पहला है संक्षेप, फिर है भाषागत प्रश्न, फिर है व्यक्तिगत संदर्भ। अब हम देखते हैं ध्यानपूर्वक सुनना। गतिशील संप्रेषण हेतु ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है। संप्रेषक प्रवर्तक संप्रेषण के द्वारा कोई संदेश भेजा जाता है। यदि संप्रेषण को सुना ही नहीं गया तो संप्रेषण हो ही नहीं सकता। ध्यानपूर्वक सुनना वक्ता एवं श्रोता दोनों के लिए आवश्यक है। वक्ता फीडबैक तभी प्राप्त कर सकता है जबकि श्रोता ने ध्यानपूर्वक संदेश को सुना हो। सेमिनार में जब वक्ता अपना भाषण प्रस्तुत करता है और उसके बाद समाप्त करता है, उसके पश्चात प्रश्नोत्तर काल होता है। इसी समय में श्रोता वक्तव्य का अपने दृष्टिकोण से मूल्यांकन करते हैं तथा वक्ता के प्रस्तुतिकरण एवं विषय वस्तु के पक्ष में अपना मत बताते हैं। कुछ बातों का स्पष्टीकरण भी वे वक्ता से मांग लेते हैं। ऐसी सूचनाएं जो संप्रेषित ना की गई हों, उन्हें वे वक्ता के प्रश्न
वक्ता से प्रश्न करके प्राप्त करते हैं। इसमें वक्ता श्रोताओं से फीडबैक प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं संप्रेषण की बाधाएं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी वस्तु जो सही संप्रेषण में रुकावट डालती है अथवा उसे रोकती है, वह संप्रेषण की बाधा कहलाती है। संप्रेषण की बाधाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिसमें से हम कुछ बाधाओं के बारे में यहाँ वर्णन करेंगे। पहला है, संदेश में बहुत अधिक अथवा अत्यंत अल्प सूचनाएं भेजने से भी सही और प्रभावी संप्रेषण नहीं हो पाता। फिर है, संकेत पद्धति के प्रति अनुभव की कमी के कारण संप्रेषण में बाधा आती है, जैसे अन्य भाषा का प्रयोग करना। फिर है अंतरिक्ष, और जैसे जब व्यक्ति अन्य वस्तुओं के बारे में विचार करता है अथवा स्थिति में सहज अनुभव करता है, तो भी संप्रेषण में बाधा आती है। फिर है बाह्य शोर, पर्यावरण में उपस्थित उद्दीपक को ग्राहक संप्रेषण के अवधान को बाधा पहुंचाते हैं, जैसे प्रिय गीत अथवा पंखे, खनखनाहट, अप्रिय आवाज आदि अशाब्दिक संदेश को अनदेखा कर शाब्दिक संदेश भेजा जाता है। तब संदेह हो सकता है, जैसे कहना मुझे जाने की जल्दी नहीं है और अपनी पुस्तकें समेटना। यदि आप ऐसे संकेत पद्धति का उपयोग करें जिसका कोई अनुभव नहीं है, तो यह संप्रेषण में बाधा पहुंचाती है, जैसे सेल्समैन द्वारा विदेशी भाषा एवं तकनीकी शब्द का प्रयोग करना। अर्थ गलत एवं अर्थ निर्वाचन करने पर भी संप्रेषण में बाधा पहुंचती है। यदि संदेश उपयुक्त ध्वनि प्रबलता में नहीं भेजा जाए, तब भी संप्रेषण में बाधा पहुंचती है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में देखा संप्रेषण की संकल्पनाएं क्या है, संप्रेषण के तत्व किस प्रकार के हैं और उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उसके प्रभावी करने वाले क्या क्या बिंदु हैं, और संप्रेषण की बाधाएं क्या क्या हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।